हेलो एंड वेलकम टू वाइश आईएएस। माय नेम इज़ इशी एंड पिछले वाले लेक्चर में मैं मुग़ल एम्पायर को पढ़ा रही थी एंड मैंने कहा था कि इसका पार्ट 2 आना भी बाकी है। सो ये रहा आपका पार्ट 2 एंड इस वाले वीडियो में हम अकबर की पॉलिसीज़ देखेंगे। और क्योंकि अकबर जो था ना वो काफ़ी एफिशिएंट रूलर था, तो हम लोग यहाँ पे उसकी पॉलिसीज़ को देखेंगे। ठीक है, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी क्या थी, अकबर की राजपूत पॉलिसी क्या थी, रिलीजियस पॉलिसी क्या थी, हम लोग वो देखेंगे। ओके, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एज़ यूजुअल कि जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। बेनिफिट आपका ये, आपको जाओ नंबर को कॉपी पेस्ट करो, कांटेक्ट करो एंड आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर, मैं थोड़ा सा इसको एज ए समरी पहले बताने की कोशिश करती हूँ। सी व्हाट हैपेंड कि अकबर को लगा कि अगर उसको पॉलिटिकल कंसोलिडेशन करना है तो जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस हैं ना उस टाइम पे इंडिया के, उन सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा, उन सबके साथ में कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा। तो अगर देखा जाए तो सारे प्रोविंसेस को जोड़ने में, कंसोलिडेट करने में पॉलिटिकली अकबर का बहुत बड़ा रोल रहा है। अभी राजपूत पॉलिसी क्या था ना, सी राजपूत क्या थे, बाबर और हुमायूं के टाइम पीरियड में काफ़ी अटैक करते थे। एंड ऐसा तो था नहीं कि ये लोग बहुत ही दूध के धुले हुए हैं, ये लोग भी अटैक करते थे एंड लड़ाई वगैरह हुआ करती थी। बट अकबर सेठ उसने कहा कि हम लड़ क्यों रहे हैं। तो उसके जो कोर्टर्स वगैरह थे, जो कोर्ट में बैठते थे, उन लोगों ने कहा कि ये लोग हमारे, मतलब मैं एक कन्वर्सेशन के तौर पे बता रही हूँ, एक स्टोरी के फॉर्म में बता रही हूँ, आपको अच्छे से लिखना है पेपर में इफ़ क्वेश्चन आया तो। और उसके जो भी कोर्टर्स होंगे उन्होंने कहा कि ये लोग हमारे अंडर में रहने से मना कर रहे हैं, हमारी अथॉरिटी देने से मना कर रहे हैं, दैट इज़ वाई हम इनसे लड़ाई कर रहे हैं जिससे कि वो हमारे अंडर कंट्रोल में आ जाएं। ठीक है, तो अकबर कहता है नहीं, हमें लड़ना नहीं चाहिए, हमें, मतलब वो सोचता है कि लड़ाई से कुछ होने वाला है नहीं और वो चाहता है कि वो सबको प्रॉपर रिस्पेक्ट दे। तो वो राजपूत के साथ क्या करता है कि उन सबको प्रॉपर रिस्पेक्ट देता है एंड अपने एडमिनिस्ट्रेशन में सबको अपॉइंट करता है हाई हाई पोस्ट पे। ठीक है, ऐसा होता है ना कि अब पहले तो बाबर एंड हुमायूं तो अपॉइंट भी नहीं करते थे, अपॉइंट छोड़ो, रिस्पेक्ट ही नहीं करते थे। लेकिन अकबर की ये राजपूत पॉलिसी थी कि कभी उसने किसी को ह्यूमिलिएट नहीं किया। एंड उसके बाद उसको पता था कि अगर उसको लॉन्ग टर्म तक एम्पायर चलाना है तो जो लोकल पीपल है ना उनके साथ भी बना के रहना पड़ेगा। तो ये क्या करता था, जो राजपूत हुआ करते थे ना प्रोविंसेस के डिफरेंट डिफरेंट, तो उन राजपूत को अपने कोर्ट में या फिर अपने एडमिनिस्ट्रेशन में एक पोस्ट दे देता था, अपॉइंट कर दिया करता था। एंड कहता था, एंड ही यूज टू से कि कहता था कि आप यहाँ पे ऑटोनॉमी, मतलब कहने का ये मतलब है कि कोई कंट्रोल नहीं रखता था। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही खुला छोड़ दिया है, लेकिन हाँ, जस्ट सपोज दैट अभी आज का क्या सिस्टम है, प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, फिर हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कोई और है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है, गवर्नर कोई और है, ऐसे हर स्टेट का है ना, तो स्टेट अभी ऑटोनॉमस है ना, वही वाला सिस्टम अकबर ने भी अपनाया था, ऑटोनॉमी दी थी जो प्रोविंसेस थे उन सबको। एंड अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ मैट्रिमोनियल रिलेशन। जो अकबर की वाइफ थी, मैट्रिमोनियल मतलब शादी वाला जो रिलेशन होता है, जो अकबर की जो वाइफ थी वो राजपूत से बिलोंग करती थी, दैट इज़ कौन, मॉम, क्या नाम है इसका, जहांगीर। जहांगीर की जो मॉम थी वो राजपूत थी, मतलब अकबर की वाइफ राजपूत थी। ठीक है, अच्छा एक और डायनेस्टी हुआ करती थी एट दैट टाइम, सिसोदिया डायनेस्टी थी। उसने उन लोगों ने मना किया कि हम आपके अंडर में नहीं रहेंगे, तो जो ये अपने महल में या फिर अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जिस भी राजपूत को अपॉइंट किया था अकबर ने, उनसे ही कहा कि आप जाओ, ये मना कर, मतलब ऐसा कहा होगा कि आप जाओ, ये मना कर रहे हैं, इनको लड़ाई वड़ाई करो, फिर उसके बाद इनको भी अपने अंडर में ले लो। तो अपने अंडर में रखता था अकबर, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ओपनली छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। फाइट करता था, डिफीट करता था, लेकिन उसने कभी किसी को ह्यूमिलिएट नहीं किया, मतलब कभी एक्सप्लॉइट नहीं किया, उस तरीके से किसी को परेशान नहीं किया। ठीक है, एंड राजपूत पॉलिसी में हमें देखने को मिला है कि कैसे वो मैट्रिमोनियल रिलेशन से राजपूत से बना के रखता था एंड उसका बिल्कुल ही उल्टा कर दिया औरंगजेब ने, उसने सब बर्बाद कर दिया। अच्छा ये थी उसकी अकबर की राजपूत पॉलिसी। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी क्या हुआ करती थी ना, सी जैसे कि जो भी अपॉइंट हुआ करते थे ना उनको वो लैंड ग्रांट दिया करता था इन द फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जिनको जब वो लैंड देता था ना तो उसको मनसब कहा जाता था, जिस भी लैंड को, मतलब जिस भी यू कैन से जिस भी राजपूत रूलर को लैंड दे रहा है उनको, तो वो जो राजपूत रूलर हुआ करते थे उनको कहा जाएगा मनसबदार, और जो लैंड होगा ना उनको कहा जाएगा मनसब। ठीक है,
लैंड को मनसब बोलेंगे, और जो भी वहाँ पे राजपूत रूलर को अपॉइंट कर रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए उसको कहा गया मनसबदार। एंड वो कहता था कि आप इस पर्टिकुलर एरिया से रेवेन्यू कलेक्ट करके लेके आना, मुझे देना, आधा खुद रखना, एंड उसमें से ही सैलरीज वगैरह थी, रेवेन्यू में से ही सबको दी जाती थी। ओके, अभी पीपीटी पे ध्यान मत देना, अभी मैं बस स्टोरी बता रही हूँ, यहाँ पे पीपीटी में कुछ और लिखा हुआ है। एंड उसके बाद में जो जब ये औरंगज़ेब था, औरंगज़ेब ने भी सब उल्टा ही कर दिया। एंड जो जहांगीर की वाइफ थी ना, मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में, नूर जहाँ करके, वो भी एक राजपूत से ही बिलोंग करती थी। जोधपुर की वो शायद प्रिंसेस थी। यस, जोधपुर नाम का एक राजपूत स्टेट हुआ करता था एट दैट टाइम, है आज भी, मतलब उस टाइम पे राजपूत स्टेट हुआ करता था। तो वो वहाँ की प्रिंसेस थी। तो आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा नहीं कि जहांगीर ने कुछ किया ही नहीं है, वो भी ठीक ठाक ही था, बट अकबर वॉज ग्रेट रूलर, ठीक है। एंड औरंगजेब ने तो बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया। वो तो लोकल जो किंग्स रहा करते थे ना, उनके साथ ही लड़ाई मार पिटाई किया करता था जो औरंगजेब था। एंड बहुत ही रिलीजियस बाय गॉड था, मतलब मुस्लिम है तो मुस्लिम ही चाहिए, हिंदू नहीं। तो उसके टाइम पीरियड पे बहुत सारा सफ़र करना पड़ा, आएंगे उस पर भी, अभी जो चल रहा है उसे चलने देते हैं। तो ये जो मनसब और मनसबदार किसे कहा गया, समझ में आया ना। सी, अकबर क्या करता था, लैंड ग्रांट दिया करता था। लैंड ग्रांट का कहने का मतलब है कि मैंने बहुत पहले एक वीडियो में बताया था कि लैंड को देना क्या होता है, कैसे वो लोग देते थे, डिवाइड करता था। एंड उसको मैंने बताया था आपको पिछले वाले वीडियो में कि ये जो डिवाइड एंड क्लासीफाई वाला जो सिस्टम था ना, वो अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। बताया था ना कि एक लैंड है, उसको प्रॉपर से मेज़र करके उसको क्लासीफाई कर रहा है, वो खिलजी ने किया था। एंड वही वाली पॉलिसी अकबर ने भी अपनाई। बट इसका क्या था कि जब वो लैंड दिया करता था ना अपने राजपूत वो एडमिनिस्ट्रेशन में जिसको भी अपॉइंट किया करता था, तो उस लैंड को बोला गया मनसब। एंड जो जिसको दिया करता था, जिसकी वहाँ पे कंट्रोल थी, उनको बोला गया मनसबदार। तो इसको कहा गया मनसबदारी सिस्टम। सेम यही उसने इंडियन मुस्लिम के साथ भी किया। इंडियन मुस्लिम इन द सेंस कि जो मुस्लिम्स इंडिया में रहते हैं उनको इंडियन मुस्लिम कहा गया। अभी क्योंकि ये लोग इंडिया से नहीं थे ना, अकबर वगैरह जो भी थे, ये लोग इंडिया से नहीं थे। ओके, अच्छा, अफ़गान्स भी हुमायूं एंड बाबर पे काफ़ी अटैक किया करते थे, अफ़गान्स भी। तो अफ़गान्स के साथ भी उसने यही पॉलिसी अपनाई, उसे उन्हें भी अपॉइंट कर दिया अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, अपने कोर्ट में। तो ऐसे कर करके ना उसने बहुत सारे रिलेशंस को अपने इम्प्रूव किए। उसके टाइम पे उतना रिवॉल्ट वगैरह कुछ हुआ नहीं था, ठीक है। अच्छा, अब जो ये मनसबदार हुआ करते थे ना, वो एक ऑफिशियल पोजीशन हुआ करती थी। एंड जो इनको ना रैंक दी जाती थी, मतलब रैंक इन द सेंस कि जब ये लोग मुग़ल कोर्ट में जाएँ, मुग़ल दरबार में जाएँ, तो इनको लोग ज़ात कह के बुलाते थे। ज़ात कहने का मतलब, ज़ात एक रैंक है पर्टिकुलर जो दी जाती थी वहाँ पे, ठीक है। अरे जैसे हम लोग का है ना कि किसी ने टॉप कर दिया तो टॉपर है, कोई सेकंड है तो सेकंड टॉपर है, थर्ड है तो थर्ड टॉपर, ऐसा होता है ना। तो वही रैंक थी वो। तो एक मनसबदार एक ऑफिशियल पोजीशन था, और जो रैंक दिया जाता था उसको ज़ात कहते थे, ठीक है। मतलब तुम्हारा मेरे पर्सनल कोड के अंदर ये रैंक है, कहने का ये मतलब है कि मान लो जो ज़मीन का टुकड़ा है, ठीक है, वो तुम्हें दिया जा रहा है। एंड उसके बाद में उसको मनसब कहा जाएगा। वहाँ से रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करना है, जो कौन करेगा, मनसबदार करेगा। एंड रेवेन्यू कलेक्ट करना है तो उसमें से हाफ राजा को भी देना है, खुद भी रखना है, सैलरी भी उसमें से ही देनी है। एंड जो मनसबदार हुआ करता था उनको कहा गया कि आपको कैवेलरी रखनी होगी। कैवेलरी मतलब घुड़सवार होते हैं, रखनी होगी, ठीक है। तो इनकी एक पर्सनल रैंक हुआ करती थी, जो जब वो लोग दरबार में जाते थे मुग़ल दरबार में, तो उनको वो जो ज़ात अभी मैंने बताया ना, वो ज़ात वाइज कहने का मतलब, देखो मान लो किसी के पास 5000 कैवेलरीज हैं, ठीक है। तो वो थोड़े से जो किंग हुआ करता था, मीन्स जो अकबर था, उसके उसके थोड़े से क्लोज होंगे। वाई? बिकॉज दे हैड अ लार्ज अमाउंट ऑफ हॉर्सेस एंड ऑल, जो भी है। और जिसके पास मान लो 7000 कैवलरीज हैं, घुड़सवार वगैरह हैं, तो उसकी पोजीशन और अच्छी होगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं ज़ात सिस्टम। एंड उनको ये कहा गया कि आपको मतलब ऐसा अपॉइंट वगैरह जब अकबर ने कर दिया, तो बाद में मनसबदार को बोला गया कि जब राजा बुलाएगा फ़ाइट करने के लिए तो आपको जाना पड़ेगा। एंड यू नो व्हाट, वो लोग जाते भी थे। ऐसा नहीं था कि वो लोग जाते ही नहीं, वो लोग बिल्कुल जाते थे। वो लोग सोचते थे भाई राजा तो हमारा बहुत अच्छा है, अकबर बहुत अच्छा है, उसने उसने हमें अपॉइंट किया है। एंड पहले के रूलर से लड़ाई वगैरह किया करते थे, हमसे हमारी ज़मीन भी ले लेते थे, कुछ करते भी नहीं थे। एटलीस्ट ये बहुत अच्छा राजा है तो हम जाएंगे। तो वो लोग जाते भी थे जहाँ पे भी लड़ने को बोला था। अभी मैंने बताया ना कि एक सिसोदिया डायनेस्टी करके एक डायनेस्टी हुआ करती थी, वहाँ के रूलर से राजपूत वाले जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वही लड़ाई किए थे, एंड उसको अपने अंडर में किए थे, ठीक है। तो ये मनसबदार की ये वाली कुछ पोजीशन हुआ करती थी। एंड औरंगज़ेब तक आते आते ना 79 मनसबदार हो जाते हैं। मतलब कहने का ये मतलब है, मनसबदार जितने भी लोग थे
लोग ही तो हुआ करते थे ना, लोग को ही मनसबदार कहा जाता था। तो वो ना इनके अब नंबर्स बढ़ने लगे, ठीक है। जितनी ज़्यादा अच्छी ज़ात हुआ करती थी ना, उतनी ज़्यादा अच्छी उनकी पोजीशन हुआ करती थी। अच्छा, जागीर, लैंड, ये सब एक सी चीज़ें होती हैं। तो जो मनसबदार को जागीर दी जाती थी, मतलब लैंड दिया जाता था, जिसको वो मनसब कहा जाता था, ठीक है, उस लैंड को। तो मैंने बताया था जो इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था इक्ता सिस्टम, उसमें भी उसने कुछ काइंड ऑफ ऐसे कुछ सिमिलर था, उसमें भी वही वही वो करता था, सिमिलर का सेम ही था, वो भी वही करता था। तो लेकिन ये क्या था ना कि इक्ता और जागीर दोनों में डिफरेंस था। क्यों? क्योंकि जो उसके जो मुक्ति हुआ करते थे ना, उनको मुक्ति कौन हुआ करता था, ज़रा कमेंट में बताओ तो। मैंने ये बहुत पहले वीडियो में मैंने बता दिया था, जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेशन। तो मुक्ति जो हुआ करता था, जब उनको लैंड दिया जाता था तो उनको वही रहना होता था। जस्ट फॉर एन इंस्टेंस कि अगर एक पर्टिकुलर एरिया है, किसी मुक्ति को उस एरिया का लैंड दे दिया गया है कि आप यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, और फिर जो वो मुक्ति हुआ करता था ना, उसको वहीं पे रहना पड़ता था, उसके आसपास वाले एरिया में। मनसबदारी परमानेंट वहाँ पे रहना नहीं था। मनसबदारी सिस्टम जो था, वहाँ से बस रेवेन्यू कलेक्ट करना था, ठीक है, एंड अपनी आर्मी को भी मेंटेन करना था, फाइटिंग वगैरह करना था। तो ये वाला कुछ सिस्टम था। और जब औरंगज़ेब आएगा ना, औरंगज़ेब के टाइम पे सिचुएशंस बहुत ही ख़राब हो जाती हैं एंड पीजेंट्स को बहुत ही सफ़र करना पड़ता है। ये आप जब जो क्लास 12, आई थिंक यस, क्लास 12 की एनसीईआरटी पढ़ोगे, उसमें सब क्लियरली दिया हुआ है। तो औरंगज़ेब के टाइम पे काफ़ी सिचुएशंस ख़राब हो गई, बिकॉज़ मैंने पहले भी बताया था कि औरंगज़ेब से सिचुएशन पहले ख़राब होना शुरू हो जाती है जब वो आता है ना। तो ये वो बहुत ही एक होता है बिल्कुल कट्टर राजा होता है ना, वही था औरंगज़ेब। एंड जिस वजह से मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन हो गया, ठीक है। तो ये ऐसी वाली कुछ सिस्टम थी अकबर की पॉलिसीज़ के बारे में। अब आ जाते हैं हमारे पीपीटीज़ पे, जस्ट अ मिनट। अच्छा, एक और चीज़, यस, मैंने पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि आई थिंक यस, इब्राहिम लोदी के चाचा के बारे में मैंने बात करी थी। तो मैंने बोला था मैं कंफर्म करके बताऊंगी। तो इब्राहिम लोदी का जो चाचा था ना, उसका नाम था आलम खान, एंड उसने बुलाया था बाबर को इन्वेट करने के लिए। यस, ये बहुत सारी बुक्स में दे रखा है, मैंने खुद पढ़ा है। तो मैंने सोचा कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, मैं दे दूँ। एंड जो दौलत खान था ना, वो उससे बाबर को हेल्प मिल रही थी। अब बाबर ये दौलत खान आलम खान एक ही थे या नहीं, ये तो किसी बुक में नहीं लिखा है। बट स्टिल अगर कहीं पे अगर कॉन्स्पिरेसी होती है ना, तो किसी एक के थ्रू नहीं होती, उसमें 10-20 लोग मिले हुए होते हैं। तो हम एंशियंट से देखा जा रहा है, वो मॉडर्न तक देखा जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट बेसिकली जो इब्राहिम लोदी का जो चाचा था, उसका नाम था आलम खान, एंड जो दौलत खान जो था, वो बाबर को काफ़ी हेल्प कर रहा था अलॉन्ग विथ आलम खान, ओके। अब उसके बाद होता क्या है ना, कैसे ये डिक्लाइन, मतलब उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करते हैं। ऐसे ये जो मनसबदार हुआ करते हैं ना, इन अपने आप को जब ये मुगल एम्पायर जब वीक होने लगता है, एंड जब इनको दिखता है ना, किसी भी राजा को कभी अपने आर्मी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। अब ये जब औरंगज़ेब लोग थे ना, बिल्कुल फुली डिपेंडेंट हो गए थे अपने मनसब पे, मतलब मनसबदार पे, सॉरी। तो ये जो मनसबदार हैं, वो टाइम पाते जब देखेंगे कि मुगल एम्पायर अब वीक हो गया, तो ये लोग अटैक कर देंगे, ये लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट करेंगे, एंड खुद कोई अवध का जो 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 अवध प्रोविंस है, कोई वहाँ का राजा बनेगा, कोई हैदराबाद पे अटैक करेगा, कोई बंगाल का जो है वो रूलर बनेगा। ऐसे करते करते 18th सेंचुरी आते आते जो मुगल एम्पायर होता है, टोटली ब्रोक हो जाता है। एंड आप देखोगे फिर जो लोकल किंग्स वगैरह होते हैं, वो आते हैं, लाइक प्रिंसली स्टेट्स वगैरह आती हैं, एंड ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह तब आ चुकी होती हैं। एंड अब आते हैं हमारे इस पीपीटी पे। नाउ सी, यहाँ पे बता रहा है कि जो अकबर जब पावर पे था, तो जो भी उसका एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, वो कहाँ पे बहुत ही डिटेल डिस्कशन हुआ है उसका, कहाँ पे, तो अकबरनामा में। अकबरनामा का लास्ट वाला वॉल्यूम है। लास्ट वाला वॉल्यूम कहने का ये मतलब है कि कोई बुक्स होते हैं ना, उसके बहुत सारे वॉल्यूम्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लाइक बुक 1, बुक 2। तो ये जो अकबरनामा है, उसका जो लास्ट वाला बुक है, लास्ट वाला जो वॉल्यूम है, उसमें अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिटेल डिस्कशन वहाँ पे करी गई हैं। और एंड अकबरनामा को लिखा कौन था? अबुल फजल ने। अगर किसी को पता हो कि अकबरनामा का लास्ट वाला जो वॉल्यूम है, उसका नाम क्या है, तो वो ज़रा कमेंट में बता देना, अदरवाइज़ मैं तो बता ही दूँगी, ओके। तो वो जो अबुल फजल हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो एम्पायर था, वो पूरा प्रोविंसेस में डिवाइड था, जिसको सूबा कहा जाता था, ठीक है। एंड उस सूबा को गवर्न करता था कौन? सूबेदार होता था। सी, सूबा, सॉरी, सूबेदार जो है ना, वो एक पोस्ट है, ठीक है। वो एक इंसान को कहा गया है, इट इज़ अ पोस्ट बेसिकली। तो उसको सूबेदार कहा गया है, वो गवर्न करता था, वो वहाँ की पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शंस को देखा करता था। एंड पीस एंड ऑर्डर वगैरह को मेंटेन करने के लिए वहाँ पे हर प्रोविंस में फाइनेंशियल ऑफिसर हुआ करता था, जिसको दीवान लोग कहते थे। ये
जो मिलिट्री पे मास्टर थे उनको बख्शी कहा जाता था। सी ये नाम याद करना ज़रूरी है, कभी कभी प्रीलिम्स में आ जाता है ना कीवर्ड्स के फॉर्म में। और जो रिलीजियस पैट्रोनेज वगैरह, जो रिलीजियस चीज़ें मेंटेन करते थे, उनको उनको आई थिंक ये मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, लेट मी करेक्ट दिस फर्स्ट। उनको सद्र कहा जाता था बेसिकली, यहाँ पे आई यहाँ से मिटा देना, ओके। एंड जो मिलिट्री कमांडर्स थे उनको फौजदार कहा गया। एंड जो टाउन पुलिस थी, जो कमांडर थी, उनको कोतवाल कहा गया। सी कोतवाल तो आज भी हम लोग यूज़ करते हैं ना टर्म, तो ऐसा एनालाइज कर करके पढ़ना। इवन जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल है, मैं उसके बारे में स्पेशली बात कर रही हूँ। एंड यू विल सी, जो अकबर के जो नॉबल्स वगैरह थे ना, मतलब जो जब अकबर पावर पे था तो उसने बहुत लार्ज आर्मीज़ वगैरह बना के रखी थी। लार्ज आर्मी के बना के रखने का क्या मतलब होता है, आपके पास रेवेन्यू ज़्यादा आएगा, ठीक है। वो जितने भी आर्मीज़ बना के रखा था अकबर ने, वो सब तो लॉयल थे अकबर के लिए। लेकिन बाद में 17th सेंचुरी के आते आते, मीन्स नॉट आते आते, एंड में 17th सेंचुरी के एंड में जो ये आर्मीज़ वगैरह होती हैं वो काफ़ी अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देती हैं। जो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स होते हैं वहाँ के ये लोग राजा बन जाते हैं। नॉट बेसिकली ओनली आर्मी, मैं बस आर्मी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, जिसको भी इसने अपॉइंट किया होता है ना। जैसे ही मुगल एम्पायर वीक पड़ता है ना, तो ये जो मनसबदार होते हैं, आर्मीज़ वगैरह होते हैं, आर्मीज़ कौन, मनसबदार को मैंने बताया ना कि भी मनसबदार को परमिशन मिली थी कि आपको कैवलरीज वगैरह रखनी पड़ेगी। तो बेसिकली यहाँ पे उन्हीं के बारे में बात हो रहा है। तो वो लोग अपने आप को बाय द एंड ऑफ 17th सेंचुरी वो लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देते हैं। नाउ जब अकबर ये 1517 के टाइम पे, नॉट 17, 1570, उस टाइम पे अकबर जब फतेहपुर सिकरी में होता है, तो वो एक डिस्कशन करता है। वहाँ के जो उलामाज होते हैं, ब्राह्मण्स होते हैं, और जो जोसेफ प्राइस्ट होते हैं ना, उसी ये सब ना एक पोस्ट है। जो उलामा है, जोसेफ प्राइस्ट है, ये सब एक पोस्ट है। हायर क्लास में जाओगे सबका मतलब पता चलेगा, लेकिन अभी बस टर्म्स याद कर लो। यहाँ पे क्लास 7th में उतना डिटेल में दिया नहीं गया, तो मैं उतना डिटेल में जा भी नहीं रही हूँ, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैंने एक एक चीज़ का मतलब समझाना शुरू कर दिया तो। ओके, तो वो डिस्कशन स्टार्ट करता है अकबर रिलीजन पे, किसके किसके साथ में, उलामाज जो होते हैं, ब्राह्मण्स, जोसेफ प्राइस्ट जो होते हैं, जो कि वो रोमन कैथोलिक होते हैं, क्रिश्चियंस, एंड जो जोरोस्ट्रियंस होते हैं। एंड वो जो डिस्कशन होता है ऑन रिलीजियस मैटर पे, वो कहाँ पे होता है, इबादत खाना में होता है। एंड आप देखोगे ना कि जो अकबर था उसको हर रिलीजन में इंटरेस्ट था, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि मुस्लिम है तो बस मुस्लिम को ही माने, हिंदू को बाय गॉड कर दे, ऐसा नहीं था। उसको हर रिलीजन में काफ़ी इंटरेस्ट था। एंड उसने बाद में ये पता किया ना कि जो ये बाकी के जो किंग्स वगैरह हैं, या फिर बाकी के जो लोग ये कम्युनलिज्म वाली जो फीलिंग लेके आते हैं, वो लोग रिलीजियस बाइगॉट हैं। वो लोग उतने मतलब उन लोगों को सही मतलब नहीं पता है कि गॉड होते कौन है एंड होते क्या है, ठीक है। एंड उसके बाद यू विल सी, तो यहाँ पे अगर 17th सेंचुरी एंड उसके बाद में देखा जाए, तो यहाँ पे कुछ जो फॉरेन ट्रैवलर्स जो आए थे, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आए थे, उन्होंने ये लिखा है कि जो मुग़ल एम्पायर था वो इस टाइम पीरियड में बहुत ही ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी वहाँ पे डेवलप थी। मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसके वेल्थ एंड हेल्थ, सबकी हेल्थ एंड सबकी वेल्थ के बारे में लिखा है। बट वहाँ पे कुछ ऐसे भी विजिटर्स हुआ करते थे जिन्होंने पॉवर्टी के बारे में बताया कि हर जगह, मतलब हो सकता है कि एक जगह पे बहुत ही अमीरी हो, एक जगह पे गरीबी हो, तो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती थी उस टाइम पे भी, ठीक है। और उसके बाद में आप देखोगे कि जो ये मनसबदार हुआ करते थे काफ़ी रिच विच हो गए। ऑब्वियसली बात है, जब मुगल एम्पायर वीक पड़ेगा, ये लोग अपने आप को हाईली जनरेट करेंगे, हाई पोजीशंस पे और जाएंगे, प्रिंसली स्टेट को पे अटैक करेंगे, उसके बाद उस पर कब्जा वगैरह करेंगे, रूल करेंगे। तो जस्ट नॉर्मल सी बात है, इनकी इनकम, सैलरीज वगैरह सब बढ़ेगी, ठीक है। अब बात करते हैं पीजेंट्स के बारे में। जो पीजेंट हुआ करते थे ना, किसान, जो वेल्दियर पीजेंट्री क्लास हुआ करती थी, जो आर्टिसन का जो ग्रुप हुआ करता था, जो मर्चेंट थे, जो बैंकर्स थे, वो तो उनको तो प्रॉफिट हुआ इकोनॉमिकली। बट जो नॉर्मल पीजेंट्स थे ना, जिनके पास मतलब पहले से भी प्रॉब्लम थी, वो ना औरंगज़ेब के टाइम तक आते आते वो लोग और भी प्रॉब्लम में पड़ने लगे, क्योंकि उन लोगों को उतना बेनिफिट नहीं हुआ। बिकॉज मैंने अभी जैसे बताया कि औरंगज़ेब सबके साथ लड़ाई कर लेता है, इन द सेंस कि जो अकबर अपॉइंट करके गया होता है ना राजपूत रूलर्स को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, जो औरंगज़ेब रहता है वो उनके साथ भी लड़ के उनको हटा देता है। एंड उसके बाद में अपने ऑफिशियल्स को अपॉइंट करता है जो बस मुस्लिम्स हुआ करते हैं। कहा ना मैंने, वो बहुत ही रिलीजियस बाइगॉट था, उसको हिंदू लोगों से प्यार व्यार नहीं था कोई सा भी। एंड शायद इसी वजह से मुग़ल एम्पायर और भी डिक्लाइन होता चला गया, मुग़ल एम्पायर का। एंड यू विल सी कि वो बोलेगा कि आप जाओ टैक्स कलेक्ट करके लेके आओ, ठीक है। एंड अब वो लोग जाएंगे तो वो लोग ज़बरदस्ती करेंगे कि आप मुझे टैक्स दीजिए। अब भाई हमारे खुद के खाने के लिए है नहीं, तो हम तुमको कहाँ से टैक्स दे दें।
तो इस वजह से पेजेंट्स को काफ़ी सफ़र करना पड़ा था उस टाइम तक। एंड यू विल सी, जस्ट लीव दिस पैराग्राफ, क्योंकि मैंने अभी ये बता दिया, जस्ट लीव दिस। मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से, ठीक है। देखो, मैंने जो मनसबदार वगैरह के बारे में मैं बताया, तो यहाँ पे जो एलीट क्लास, वेट अ मिनट, यहाँ पे जो एलीट क्लास के बारे में बात हो रही है ना, ये मुग़ल एलीट क्लास, वो ही हैं, मनसबदार हैं, सूबेदार्स वगैरह हैं, एंड कुछ रिच पीजेंट्स हुआ करते थे, वेल्दी और पीजेंट्री क्लास हुआ करती थी, जो रिच मर्चेंट हुआ करते थे, कि उनके बारे में बात हो रही है। ये लोग काफ़ी पावरफुल हो गए इन द लेट 17th सेंचुरी। एंड उसके बाद में जो मुग़ल एम्पर था, मुग़ल एम्पायर जो, सॉरी था यहाँ पे एम्पायर कर लेना, दिस इज़ नॉट एम्पायर, दिस इज़ एम्पायर। जो मुग़ल एम्पायर था वो स्लोली मतलब डिसइंटीग्रेट होने लगा, डिक्लाइन होने लगा। एंड जो उसके जो सर्वेंट हुआ करते थे वो काफ़ी सर्वेंट ही तो थे, वो मनसबदार कौन थे, नौकर ही तो हैं। नौकर मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं है जैसे वो स्लेव डायनेस्टी में हुआ करता था ना, कि उन नौकरों को अपॉइंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो वाले नौकर की बात नहीं हो रही है। बट अगर कोई इंसान है किसी राजा के लिए काम कर रहा है, तो बेसिकली अगर आप एक रेट्रोस्पेक्ट में देखो तो उसका नौकर ही हुआ, ठीक है। तो फिर ये लोग जो क्या करते हैं, मैंने अभी बताया कि वो लोग पावर पे आते हैं, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट बनते हैं, प्रोविंसेस अलग अलग होते हैं। जैसे कि कोई हैदराबाद को कैप्चर किया, किसी ने अवध को कैप्चर किया, किसी ने बंगाल को कैप्चर किया। तो ऐसे करते करते ना मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, एंड उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, एंड उसके बाद हमारा मॉडर्न इंडिया की शुरुआत होती है। वो तो हम क्लास 8 में करेंगे। यहाँ पे अभी और भी सारी चीज़ें दी गई हैं जो आगे के चैप्टर्स में कंटिन्यू होगी। एंड आपको ये चैप्टर लगा कैसा, जस्ट कमेंट करके बता देना, ओके। एंड ऑफ कोर्स यार, ये सर को कांटेक्ट कर लो एक बार, कुछ जा नहीं रहा है, बस नंबर है, नंबर मिल रहा है, हैप्पीनेस, खुशी भी मिल रही है नंबर के साथ में। जस्ट गो एंड कॉन्टैक्ट हिम, ओके। सो हैव अ ग्रेट डे अहेड।